नमस्कार मित्रों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एक आपके टॉपिक है हस्तशिल्प। राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प या हस्तशिल्प कला या हस्तकला। राजस्थान की हस्तशिल्प। शिल्प यानी कला, हस्त यानी हाथों से। मतलब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हाथों से जो कारीगरों द्वारा जो कलाकारी की जाती है, चाहे वो कलाकारी बर्तन बनाने की हो, या वो कलाकारी चित्र बनाने की हो, या वो कलाकारी सोने के ऊपर जो है अलग अलग चित्रकारी बनाना, सोने पर रंग चढ़ाना, सोने पर नगीने चढ़ाना, या दूसरी जो भी बर्तन बने हो उनके ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाना, या कपड़े पर रंग चढ़ाना, कपड़े पर छपाई कला से चित्र बनाना, उन सभी कलाओं के लिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है जगह और अलग अलग लोग जो है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछते हैं। हस्तशिल्प का मतलब यही है, हस्तशिल्प या हस्तकला कह सकते हैं हम इसको। राजस्थान की हस्तकला, लोक कला है नहीं, आपके दिया हुआ नहीं है, लेकिन हस्तकला और लोक कला लगभग समकालीन चलते हैं, लेकिन हम हस्तकला पढ़ेंगे। मतलब जो हाथों से कलाकारी जो की जाती है। यहां से आपको सामान्य क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको इसमें उलझाएगा नहीं। सीधा पूछ लिया कि ब्लू पोटरी कहाँ की है, थेवा कला कहाँ की है, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, या छपाई कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बंधेज कला कपड़े पर रंग चढ़ाने की जो कला होती है उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो इन कलाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान के हस्तशिल्प में हम अलग अलग क्षेत्रों की जो प्रसिद्ध कलाकारी है, जो वहां के लोगों के द्वारा हाथों से जो है कारीगरी जो की जाती थी, उसके लिए आज भी वो चीजें प्रसिद्ध हैं, वो हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो हस्तशिल्प में सबसे पहले जो हम कला पढ़ने जा रहे हैं वो कला है आपकी पोट्री कला। नाम आपने सुना होगा, ब्लू पोट्री, पोट्री कला। देखिए, पोट्री एक इटालियन शब्द है, इटली का शब्द है, ईरान का या विदेशी शब्द, ईरान शब्द है हम कह सकते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द है मूल रूप से। वैसे ये ईरान में, फर्श या ईरान से संबंधित तो ईरानी शब्द है। पोट्री का मतलब भी होता है चीनी मिट्टी। पोट्री का मतलब क्या होता है? एक मिट्टी, चीनी मिट्टी। जैसे अपन चाय पीते हैं, चाय वाले जो कप बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? चीनी के बने होते हैं। ये मिट्टी का एक प्रकार है, चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने की जो कला है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोट्री कला। मतलब परिभाषा क्या हो गई? पोट्री कला क्या है? तो चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को पोट्री कला कहा जाता है। देखिए, ये कई सारी कलाएं ऐसी हैं जो बाहर से आई है। बाहर से मतलब जब मुगल बाहर से भारत आए तो मुगलों के साथ मुगलों के कलाकार आए और उन कलाकारों ने यहाँ आकर इस कला का प्रदर्शन किया, तो उनको देखकर अपने यहाँ के लोग भी जो है वो सीख गए। जैसे मीनाकारी कला है, ब्लू पोट्री कला है आपके, ठीक है ना। तो ये कलाएं विदेशी थी, लेकिन यहां आने के बाद में यहाँ के लोगों ने अपना लिया। जयपुर की अधिकांश कलाओं को लाने का श्रेय जो है मानसिंह को जाता है, मानसिंह प्रथम। क्योंकि मानसिंह प्रथम जो है, मानसिंह प्रथम जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मानसिंह जो है वो मुगलों की सेवा में हमेशा इधर उधर अभियान पर जाता रहा। बिहार अभियान पर गया, बंगाल अभियान पर गया, उड़ीसा अभियान पर गया, ये भारत के अंदर। भारत के बाहर ये लाहौर अभियान पर गया, बलूचिस्तान अभियान पर गया। तो जब ये विदेश गया तो विदेश में वहां पर कुछ समय रहा, तो वहां देखा उसने कि यार ऐसे लोग कलाकार ये बड़ी कलात्मक वस्तुएं बना रहे हैं। तो उनको कहा कि 4-5 कारीगर ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो, और अपने यहाँ जयपुर लाकर उनको छोड़ दिया। उनको कहा कि वो जहां वहां वस्तुएं जैसे आप बनाते थे, यहां वस्तुएं बनाइए। तो ये कला क्या होगी? थी कहां की? लाहौर की। अब कहां पे आ गई? जयपुर की। तो इसको हम कहते हैं कि मूल रूप से तो वहां की थी, लेकिन फलाने व्यक्ति या फलाने राजा द्वारा यहां पर लाई गई। उसी प्रकार ये पोट्री कला मूल रूप से पर्सिया ईरान की है। पर्सिया ईरान की मूल रूप से है। पर्सिया ईरान मुस्लिम इलाके सब उधर। वहां से जब मुगल धीरे धीरे भारत की ओर आए, तो मुगल पहले लाहौर आकर रहते हैं, तो इनके साथ में ये कला लाहौर आई। लाहौर में जब यहाँ का शासक मानसिंह जाता है
तो मानसिंह लाहौर से कलाकार जयपुर ले आते हैं, तो लाहौर से जयपुरी हम कह सकते आई। और मुगल जब लाहौर से भारत पर आक्रमण करते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाहौर से ये कला भारत में भी आ गई। तो लाहौर से भारत में कला तो मुगल ले आए। कौन ले आए? मुगल। लेकिन राजस्थान में ये कला जो है वो कौन लेकर आया? मानसिंह प्रथम लाया। मानसिंह प्रथम जो है इस पोट्री कला का एक हम कह सकते हैं एक अलग वर्जन लेकर आया। अलग वर्जन क्या है कि पोट्री कला का मतलब हुआ कि चीनी मिट्टी से बर्तन बना दिए, ठीक है। अब उन बर्तनों को सुंदर बनाने की अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं कहीं इन बर्तनों पर ब्लू रंग कर दिया, नीले रंग से बड़ी सुंदर वस्तुएं बना दी, तो उसको तो हमने बोल दिया ब्लू पोट्री। कहीं कहीं उस बर्तन को सुंदर बनाने के लिए काले रंग का प्रयोग कर दिया, तो उसको तो हम बोलते हैं ब्लैक पोट्री। काला रंग ब्लैक पोट्री। और एक है सुनहरी पोट्री, एक है कागजी पोट्री। तो इस प्रकार अलग अलग वर्जन थे। तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री को जयपुर में लाने का श्रेय जो है वो आपको किसको जाता है? मानसिंह को जाता है। राजस्थान में ब्लू पोट्री ही राजस्थान जयपुर में आई थी। फिर ब्लू पोट्री को देखकर लोगों ने दिमाग लगाया कि ब्लू की जगह अपन काला रंग तो भी लगा सकते हैं, काले रंग से भी इसको सुंदर बना सकते हैं। तो फिर कोटा के कुछ कलाकार जो थे उन्होंने जो है इस ब्लू के स्थान पर काले रंग का प्रयोग प्रारंभ किया, जिसको हम ब्लू की जगह ब्लैक पोट्री कहने लगे। तो इस प्रकार ब्लू पोट्री को पूछते हैं कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री अपने प्रसिद्ध है जयपुर की। अब ब्लू पोट्री को कौन लेकर आया? मानसिंह प्रथम जो है जब वो लाहौर गया था तो लाहौर से वो यहां जयपुर लेकर आया ब्लू पोट्री। लेकिन मानसिंह के बाद में कई सारे शासक आते हैं, लेकिन उन्होंने जो है इस कला को जो है कला की ओर ध्यान नहीं दिया, इस कला को जो है नजरअंदाज कर दिया। तो धीरे धीरे ये कला क्या होने लगी? समाप्त होने लगी। लेकिन फिर जयपुर का एक शासक बनता है जिसका नाम था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने पुनः इस कला की ओर ध्यान दिया। उसने देखा कि एक कला जो अपने यहां पर विलुप्त हो रही है, इसको क्यों नहीं एक नए सिरे से प्रारंभ करते हैं। लेकिन तब तक उसने ये सोचा कि इसको प्रारंभ करे, तब तक उसने देखा कि इस कला के तो कलाकार ही नहीं रहे, इसकी जानकार भी अब जयपुर में है ही नहीं। तब राम सिंह ने अपने दो व्यक्तियों को भेजा, दो अपने कलाकारों को। मिट्टी का काम है तो कुंभार करते हैं, सीधी सी बात। दो कुंभार कलाकारों को दिल्ली भेजा ये ब्लू पोट्री सीखने के लिए। एक का नाम था चूड़ामन और एक का नाम था कालूराम। कालूराम और चूड़ामन नामक दो व्यक्तियों को भेजा दिल्ली, और वो दिल्ली से गए और दिल्ली से सीख कर आए वापस ब्लू पोट्री। और फिर जो है इस कला को वापस जो है राजस्थान में कह सकते हैं या जयपुर में इस कला को वापस जो है प्रारंभ किया। राम सिंह कला को जो है संरक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति था। राम सिंह ने कला मतलब सिर्फ ब्लू पोट्री नहीं, अलग सभी कलाओं को जो संरक्षण प्रदान करने के लिए, कलाकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, कलाकारों के विकास के लिए उसने राम सिंह ने जो है जयपुर में एक कला विद्यालय बनाया था जिसका नाम है मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी, मदरसा किसका? हुनरियों का। हुनरी मतलब हुनर, हुनर मतलब कला, और जो हुनर करने वाले उनको हुनरी कहते हैं। तो हुनरी के लिए जो मदरसा बनाया था, मतलब ये स्थान है कलाकारों के लिए। तो इस कालूराम और चूड़ामन को जब ये दिल्ली से ब्लू पोट्री सीख कर वापिस आए तो इनको जो है कहाँ पे शरण दी? मदरसा हुनरी में जो है जगह प्रदान की। कालांतर में इसके सबसे बड़े जो कलाकार थे उनका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत महू गांव सीकर के रहने वाले हैं। महू गांव सीकर के रहने वाले हैं और कृपाल सिंह शेखावत का नाम विशेष रूप से ब्लू पोट्री से जुड़ा हुआ है। मित्रों, कई बार पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछेंगे कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है वो आपके ब्लू पोट्री से है। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री में विशेष महत्व, विशेष जो है योगदान दिया। इन्होंने ब्लू पोट्री को और रंगीन बनाया और इंटरेस्टिंग बनाया। इन्होंने इस कला को और जो है तोड़ मरोड़ कर और बहुत ही आकर्षक बना दिया। ब्लू रंग की हम कह सकते हैं प्रधानता के साथ में कृपाल सिंह शेखावत ने 24 रंग और इसके साथ में जोड़ दिए, इसलिए कुल रंग होंगे 25। तो 25 रंगों की ब्लू पोट्री की एक नया वर्जन लेकर आया कौन? कृपाल सिंह शेखावत, जिसको कृपाल शैली कहा जाता है। ब्लू पोट्री की कृपाल शैली कहा जाता है। और इस ब्लू पोट्री में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए
कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया और 1980 में इनको कलाविद की उपाधि भी प्रदान की गई। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि ब्लू पोट्री लाहौर से मान सिंह लेकर आया। सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। राम सिंह ने कालूराम और चूड़ामन 2 व्यक्तियों को ये कला सीखने के लिए दिल्ली भेजा और मदरसा हुनरी में इनको स्थान प्रदान किया। वर्तमान में इसके सबसे बड़े कलाकार जो हैं उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत, महू गांव सीकर के रहने वाले हैं और इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग करते हुए एक कृपाल शैली, ब्लू पोट्री की एक नई शैली कृपाल शैली बनाई और कृपाल शैली के लिए हम कह सकते हैं या ब्लू पोट्री के लिए उनको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार और 1980 में कलाविद की उपाधि से नवाजा गया। यह है ब्लू पोट्री के लिए। एक और पढ़नी पड़ेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी, ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, मतलब वहां काले रंग का प्रयोग करते हैं, काले रंग का प्रयोग कर और बर्तन बनाते हैं। और बर्तनों में भी ध्यान रखना, जो फूलदान होते हैं ना जिसमें फूल रखते हैं, तो ब्लैक पोट्री के फूलदान राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और एक याद रखना पड़ेगा आपको, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बर्तन बनाए जाते हैं ना, उनकी जो परत होती है वो कागज के समान होती है, मतलब जैसे ये कागज है ना तो इसके समान ऐसे लगता है देखने से कि वो कागज की बनी हुई है, इसकी इतनी पतली परत होती है, दूर से देखने पर लगेगा जैसे कोई कागज का बना हुआ बर्तन है, इसलिए इसको कागजी पोट्री कहा जाता है। और कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। तो पोट्री कला में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहले तो हम पोट्री कला की परिभाषा लिख देते हैं। चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को पोट्री कला कहा जाता है। सीधी सिंपल परिभाषा है। अब ये मूल रूप से कहाँ की है? मूलतः पर्शिया कहाँ पे है? ईरान। पर्शिया ईरान की कला है जो मुगलों के साथ लाहौर होते हुए भारत आई। लाहौर होते हुए भारत आई। ठीक है। अब ब्लू पोट्री के प्रकार हमको ये याद रखना है। ब्लू पोट्री के प्रकार, पोट्री कला के प्रकार। पोट्री कला के प्रकार। पोट्री कला के प्रकारों में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री मतलब पोट्री कला ही है, मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन तो बनाएंगे ही। अब नया क्या किया? इसमें नीले रंग का प्रयोग किया और नीले रंग का प्रयोग करते हुए इसको और सुंदर बना दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्लू पोट्री। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सीधा सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछेंगे आपको कि ये आपकी ब्लू पोट्री जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में 1-2 बातें और लिखते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों को ब्लू मतलब नीला, नीले रंग से सुंदर बनाने की कला। ठीक है ना? मतलब चीनी मिट्टी के बर्तनों को ब्लू या नीले रंग से सुंदर बनाने की कला, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लू पोट्री। पोट्री का ही भाग है लेकिन ब्लू शब्द जुड़ गया क्योंकि नीले रंग का प्रयोग करते हैं। अब ये राजस्थान मतलब जयपुर कौन लेकर आया? तो ध्यान रखना यह कला मानसिंह प्रथम। हम इतिहास में मानसिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मानसिंह जो है अकबर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। यह कला मानसिंह प्रथम
लाहौर से जयपुर लेकर आया। मतलब क्या हुआ, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन अगर इसको यूं पूछे कि ब्लू पोट्री की शुरुआत जयपुर में किसके समय हुई? मानसिंह। ब्लू पोट्री को जयपुर कौन लेकर आया? मानसिंह। ब्लू पोट्री का प्रारंभ किसके समय हुआ? मानसिंह। समझ गए ना, लेकर आया मतलब शुरुआत इसी ने की थी, कलाकारों को लेकर आया था। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ आपके राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के समय। क्योंकि राम सिंह द्वितीय ये अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया राजा था, छोटी उम्र में बन गया था, अंग्रेज इनके संरक्षक थे, इसलिए इसको युद्धों की तो कोई टेंशन थी नहीं, इसलिए सिर्फ फिर इसने जो है कला की ओर ध्यान दिया। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो मराठों के बाद में जब अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं राजपूत शासक, उसके बाद में युद्ध काल समाप्त हो जाता है, फिर शांति काल स्थापित हो जाती है। क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई न तो रियासतें आपस में लड़ेंगे, न कोई बाहरी आक्रमण करेगा, सब अंग्रेज करने वाले हैं। जब उन युद्ध काल समाप्त हो गया तो फिर रियासत के अंदर ध्यान देने लगे, विकास के कार्य करने लगे, कला को प्रोत्साहन देने लगे राजा। और हम के देखते हैं कि उस काल में जो है कई सारे महल बने, पहले दुर्ग बनते थे, फिर उन्होंने महल बनाए, फिर अपने परिवार या प्रेमिकाओं या मित्रों या बाप दादा उनकी याद में जो है स्मारक बनाए, क्योंकि दूसरा युद्ध तो होते नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये कार्य किया। तो राम सिंह के समय सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? राम सिंह के समय। क्या हुआ विकास? राम सिंह ने क्या किया इसके लिए? राम सिंह ने यह कला सीखने के लिए कालूराम व चूड़ामन दो कलाकारों को दिल्ली भेजा और लौटने पर इनको मदरसा हुनरी की स्थापना किसने की? राम सिंह ने। वैसे हम राम सिंह पढ़ेंगे, राम सिंह द्वितीय, तो ये सब आ जाएगा आपके। मदरसा हुनरी में स्थान प्रदान किया। ठीक है, तो ये तो होगी इसके इतिहास की बातें। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मित्रों, ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा पूछा गया है। प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, जन्म महू गांव, और महू गांव कहाँ पे हैं आपके? सीकर में। ठीक है, इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग कर पोट्री कला की एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे क्या कहा जाता है? कृपाल शैली, जिसे कृपाल शैली कहा जाता है। ठीक है, जिसे कृपाल शैली कहा जाता है। अब इनको ध्यान रखना, एक तो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और एक आपको दिया गया कलाविद की उपाधि। 1974 में पद्मश्री पुरस्कार और 1980 में कलाविद की उपाधि दी गई।
सीधा सीधा लिख देते हैं 1974। पद्मश्री 1980 में कलाविद की उपाधि। तो ये कृपाल सिंह शेखावत ध्यान रखना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके आता है, 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कई बार आया हुआ है, तो आप सभी को पता है जयपुर की। कौन लेकर आया, मान सिंह प्रथम। विकास किसने किया, संरक्षण किसने दिया, राम सिंह द्वितीय ने। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। तो ये पोट्री कला का पहला जो है प्रकार हमने पढ़ लिया, ब्लू पोट्री। दूसरा प्रकार जो है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, अब परिभाषा इसकी लिखने की जरूरत है नहीं, वहां ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता था और यहां पर आपके ब्लैक मतलब काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक काला, क से काला और क से ध्यान रखना कोटा, मतलब ब्लैक कलर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो आपके कोटा। तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। मतलब चीनी बर्तन बनाते, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते और फिर काले रंग से जो है उस पर चित्र बनाते और उसको सुंदर बनाते। अब इसके फूलदान बहुत प्रसिद्ध हैं। इस कला से बने फूलदान प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कोटा के ध्यान रखना। फूलदान कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कोटा के प्रसिद्ध है। और तीसरी आपको याद रखनी है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, तो अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, अलवर की। कागजी पोट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बर्तन बनाए जाते हैं उनकी परत जो है वो कागज के समान बहुत ही बारीक और पतली होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कागजी पोट्री। इसमें बर्तन कागज के समान पतली परत के बनाए जाते हैं। ठीक है, कागज के समान पतली परत के बर्तन बनाए जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे बर्तन किसके बनाए हुए हैं, कागज के। अब कागज के बर्तनों के समान लगते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, कागजी पोट्री। ठीक है, तो ये पोट्री कला के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी थी। ठीक है, तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की और कई सारी हस्तकला में हम कह सकते हैं कला प्रसिद्ध है, उनके बारे में बात करते हैं। एक कला है जिसका नाम है मीनाकारी कला। मीन, वैसे मीन का मतलब होता है रंग चढ़ाना। अलग अलग विधियों से जो है जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर अलग अलग रंग चढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कांच की सहायता से रंग चढ़ाया जाता है। जैसे एक थेवा कला है। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला वास्तविक रूप से क्या है, थेवा कला वास्तविक रूप से मीनाकारी का ही एक भाग है। थेवा कला में क्या करते हैं, स्वर्ण जो आभूषण होते हैं उसमें जो है कांच की सहायता से रंग चढ़ाते हैं। उसमें हरा कांच लेते हैं और हरे कांच से और सोने को पिघलाकर मिश्रण बना देते हैं पीट पीट कर, और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये हरे सोने का बना हुआ है। तो थेवा कला मीनाकारी का ही एक भाग है। कई बार आप क्वेश्चन थेवा कला न पूछकर आपको यूं भी पूछ सकते हैं कि स्वर्ण आभूषणों पर मीनाकारी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है। स्वर्ण आभूषण पर मीनाकारी मतलब स्वर्ण आभूषणों पर रंग चढ़ाने की कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण आभूषणों पर मीनाकारी ही तो थेवा कला कहलाती है। तो थेवा कला जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, मीनाकारी का ही एक भाग है। थेवा कला वैसे हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, तो उसको अलग पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ते हैं मीनाकारी कला, और मीनाकारी कला जो है आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। मूल रूप से अगर मीनाकारी कला की बात करें तो जयपुर है। फिर आपको अलग अलग पूछे कि कौन कौन सी मीनाकारी है, जैसे स्वर्ण आभूषणों पर मीनाकारी, तो ध्यान रखना प्रतापगढ़।
या पूछा चांदी के आभूषणों पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा में। नाथद्वारा में चांदी के आभूषणों संबंधित क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, तारकशी कला भी नाथद्वारा की है। चांदी के आभूषणों से, तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, नाथद्वारा राजसमंद की। पीतल पर मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तांबे के आभूषणों पर या तांबे पर मीनाकारी, तो पानांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा। 4 प्रकार की मीनाकारी आपको सिर्फ याद रखनी है यहाँ पे। इसमें हम स्वर्ण आभूषणों पर जो मीनाकारी है, जिसको हम थेवा कला कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। तो मीनाकारी कला का अर्थ, पहले परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा हो गई आपके कि जो आभूषण होते हैं, उन आभूषणों पर जो है रंग चढ़ाने की जो कला होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनाकारी। ये भी अपने भारत की कला नहीं है, ये भी मूल रूप से पर्शिया ईरान की है। और जैसे ब्लू पोट्री आई, वैसे के वैसे ये भी राजस्थान में आई। पर्शिया ईरान की है और वहां से लाहौर होते हुए दिल्ली चली गई। लेकिन लाहौर से जयपुर कौन लेकर आया मीनाकारी, तो लाहौर से जयपुर जो मीनाकारी लेकर आया है वो है आपके मानसिंह प्रथम। कौन लेकर आया, मानसिंह प्रथम। जिस प्रकार कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है, उसी प्रकार ध्यान रखना कि एक मीनाकारी कला के भी एक प्रसिद्ध कलाकार है और उनका नाम है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह जयपुर के रहने वाले हैं और कुदरत सिंह मीनाकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इस मीनाकारी में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए इन्हीं कुदरत सिंह को 1988 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुदरत सिंह का संबंध पूछे तो मीनाकारी से है, और आपके कृपाल सिंह शेखावत का संबंध पूछे तो किससे होगा, ब्लू पोट्री से। तो ये कुछ कलाकार हम पढ़ते जाएंगे साथ में, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए दूसरी कला जो है हम पढ़ते हैं, मीनाकारी कला। मीनाकारी कला ऑल ओवर सीधा पूछे, मीनाकारी कला कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। क्या होती है मीनाकारी कला, आभूषणों पर मीन, मीन का मतलब रंग, आभूषणों पर मीन या रंग चढ़ाने की कला। आभूषणों पर मीन या रंग चढ़ाने की कला क्या कहलाती है, मीनाकारी कहलाती है। मूलतः पर्शिया, पर्शिया कहाँ की है, ईरान की। मूलतः पर्शिया की कला जो लाहौर से, यहां पर सीधा लिख दे, जो लाहौर से मानसिंह प्रथम जयपुर लेकर आता है। तो मूल रूप से ये भी एक विदेशी कला है, लेकिन मानसिंह प्रथम जो है इसको जयपुर लेकर आया। ठीक है, तो ये मीनाकारी कला का मतलब भी क्या हो गया, मूल रूप से इसमें रंग कौन सा लिया जाता है, मुख्य रंग जो है वो रंग कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, या तो लाल रंग होता है और यह होता है आपके हरा रंग। आभूषणों पर मुख्य रूप से लाल या हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल या हरा रंग जो है वो आभूषणों पर चढ़ाया जाता है। तो ये आपकी होगी इसकी परिभाषा। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह के बारे में हम बात करते हैं। प्रमुख कलाकार, कुदरत सिंह। कुदरत सिंह कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। ठीक है, और बस इनके बारे में एक पॉइंट हम लिख देते हैं कि इनको जो है 1988 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो सीधा सीधा आप याद रखना। अब अलग अलग मीनाकारी, सोने पर मीनाकारी, चांदी पर मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी और तांबे पर मीनाकारी, 4 प्रकार की मीनाकारियों को आपको याद रखना पड़ेगा। चारों के नाम अपन यहां लिख देते हैं। प्रमुख मीनाकारी यहीं लिख देते हैं अपन। प्रसिद्ध मीनाकारी,
सोने पर मीनाकारी, इसी को हम बोलते हैं थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध हैं? प्रतापगढ़। वैसे इस थेवा कला के बारे में हम पढ़ेंगे। सोनी, राज सोनी परिवार प्रतापगढ़ का जो है उसके द्वारा बेल्जियम कांच का प्रयोग करते हुए सोने के ऊपर मुख्य रूप से हरा रंग चढ़ाते हैं, उसी को हम थेवा कला कहते हैं। तो इसके बारे में हम इसकी विशेषता भी पढ़ेंगे और सब बातें जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है। चांदी पर मीनाकारी, चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पे हैं? राजसमंद। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद। पीतल पर मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर। तांबे पर मीनाकारी, तांबे पर मीनाकारी हैं आपके भीलवाड़ा। तो ये आपकी होगी प्रसिद्ध मीनाकारी। कौन कौन सी मीनाकारियां राजस्थान में और कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये याद रखने। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़, ठीक है ना, जिसको हम थेवा कला कहते हैं। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा, पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर और तांबे पर मीनाकारी आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो ये तो हो गई आपकी मीनाकारी कला। जयपुर की दो चार और कला है, पहले जयपुर की हम सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो है बाकी वाली कलाएं पढ़ते हैं। एक है कोफ्तगिरी कला। कोफ्तगिरी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी कला क्या होती है? कोफ्तगिरी कला। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं और उन मूर्तियों पर ऊपर से हम देखते हैं कि वो सोने की बनी होती है, लेकिन उन मूर्तियों को सोना इतना ज़्यादा खर्च नहीं अगर करना है तो क्या करते हैं, मूर्तियां तो किसी मजबूत धातु की बना देते हैं और उसके ऊपर सोने का लेप चढ़ा देते हैं, सोने का जो है परत लगा देते हैं। तो जो मजबूत मूर्तियां या बर्तन जो बने होते हैं, उन मजबूत धातु की वस्तुओं के ऊपर सोने चांदी का जो लेप चढ़ाया जाता है, उस कला को हम बोलते हैं कोफ्तगिरी कला। बस इसकी एक परिभाषा याद रखनी है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा सीधा याद रखना, जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? लोहे या फौलाद जैसी मजबूत वस्तुओं पर सोने चांदी का लेप चढ़ाना। ठीक है ना। अपने मारवाड़ी में अगर कहे तो झोल चढ़ाना, कि भाई मूर्ति बना दी और मूर्ति पे सोने झोल चढ़ा दी। क्या सोने मूर्ति है? तो नहीं, सोने झोल करोड़ो है। झोल करोड़े का मतलब क्या हुआ कि हाँ, ये मैं अंदर से तो मूर्ति सोने की नहीं है, लेकिन बाहर से मूर्ति के ऊपर जो है वो सोना मढ़ा हुआ है, तो वो हो जाएगी आपकी कोफ्तगिरी कला। अब भी हमने पढ़ी थी कि पीतल पर जो है मीनाकारी या रंग चढ़ाते हैं, तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी जो की जाती है, रंग चढ़ाने की जो कला है, उसको हम कहते हैं मुरादाबादी कला। मुख्य रूप से ये मुरादाबाद की है। अब होता क्या है मुरादाबादी कला, अगली हम लिख देते हैं, फिर मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, एक तो जयपुर की है और एक है आपके अलवर की। अब क्या होता है, पीतल के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन ले लिए, अब उसमें अलग अलग प्रकार के रंग चढ़ाए जाते हैं। अब रंग कैसे चढ़ाते हैं कि पीतल है, जैसे बर्तन पीतल का कोई बना हुआ है, जैसे मान ले ये पीतल का बर्तन है, तो इस पर चित्र बना दिया, एक चित्र बना दिया, उस चित्र को जो है गहरा खोद दिया जाता है और गहरा खोद कर और फिर उसमें जो है रंग जड़ दिया जाता है। अलग अलग रंग जो है वो चढ़ा दिए जाते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं, मुरादाबादी कला। मतलब पीतल के बर्तनों की नक्काशी कर और उस पर रंग चढ़ाने की जो कला है उसको मुरादाबादी कला कहते हैं। अलग अलग प्रकार के बर्तनों पर चित्र बना देते हैं, चित्रों को खोद देते हैं, नक्काशी करते हैं और फिर उसमें अलग अलग प्रकार के रंग जो है वो डाल दिए जाते हैं, रंग भर दिए जाते हैं। फिर देखने पर लगता है वो पीतल का बर्तन जो है वो रंग बिरंगीन हो जाता है, अलग अलग रंग के उस पर चित्र बने होते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ के हैं, ध्यान रखना, जयपुर और अलवर की। और अलवर में तो इस कार्य के लिए एक परिवार भी प्रसिद्ध है। मुरादाबादी नाम से पता चल रहा है कि ये मुस्लिम होंगे। तो अलवर का एक परिवार है जिसका नाम है लाल बख्शी परिवार, और लाल बख्शी परिवार आज भी जो है मुरादाबादी का कार्य कर रहे हैं, मुरादाबादी कला से बर्तन बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा और प्रसिद्ध कलाकार लिख देते हैं। पीतल के बर्तनों पर चित्र बनाकर उन्हें खोद कर नक्काशी करते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग भर दिए जाते हैं। ठीक है। अलवर का लाल बख्शी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, लाल बख्शी परिवार जो है इस कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये तो होगी आपकी कौन सी, मुरादाबादी कला, अलवर की और जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर में भी इसका कार्य होता है और अलवर में मुख्य रूप से इसका कार्य होता है। अलवर में आज भी इस कला के लिए जो है आपकी एक परिवार प्रसिद्ध है जिसको हम लाल बख्शी परिवार कहते हैं। सीधा सीधा इतना नहीं पूछेंगे ज्यादा, आपको याद ही रखना है कि मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, अलवर। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन होंगे तो फिर अपना अगली कार्रवाई फिर करेंगे, कोर्ट तो है ही हमारे लिए खुला है। ठीक है, अब अगला है कुंदन कला। कुंदन कला क्या होती है, जयपुर की प्रसिद्ध है कुंदन कला भी। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। जैसे आपने अंगूठियां देखी होगी, अंगूठी सोने की बनी होती है और उसके अंदर हम देखते हैं कि लाल, हरा, पीला अलग अलग प्रकार के नगीने जड़े होते हैं। तो वो नगीने वास्तविक रूप से नगीने या हीरा कह सकते हैं, वो क्या है, वो कीमती एक पत्थर है जिसको अपन नगीना हीरा कहते हैं। बस वही कला है आपकी कुंदन कला। मतलब आभूषणों में कीमती पत्थर या नगीने जड़ने की जो कला है, लगाने की जो कला है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुंदन कला कहते हैं। और कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, बस परिभाषा ही है, इसकी ज्यादा कुछ है नहीं। आभूषणों में कीमती पत्थर, नगीने, हीरे जड़ने की कला। अगली कला है आपके लाख कला। लाख तो समझते हो, लाख की चूड़ियां तो देखी होगी जो सुहाग का निशानी मानी जाती है। लाख कला भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। लाख कला, लाख कला। देखिए लाख क्या होती है, वास्तविक रूप से अगर बात करें तो लाख एक विशेष प्रकार का कीट होता है और उस कीट के शरीर से छोड़ा गया एक तरल पदार्थ होता है। उस पदार्थ को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उच्च तापमान पर तपाकर उसका जो है हम लुगदी बनाते हैं और फिर उससे जो है क्या बनाते हैं, अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं।
मुख्य रूप से चूड़ियां बनाई जाती हैं लाख से, और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। और लाख का जो कार्य करते हैं उसको हम लखारा बोलते हैं या मणिहारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लखारा या मणिहारा। मणिहारा आप समझ गए, अपन कभी भी दुकान में जाते, चूड़ियों वाली जो दुकान होगी या श्रृंगार वाली, महिला की श्रृंगार वाली, और महिला के लिए चूड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूड़ियां, ध्यान रखना, सुहाग की निशानी मानी जाती है। आजकल तो फैशन आगे नहीं पहनते हैं, पहले बिना चूड़ी नहीं पहनना तो बहुत अशुभ माना जाता था, और चूड़ी टूटना का मतलब तो अनर्थ हो गया। तो चूड़ियां बनाई जाती है, उसको अपन आज भी कहते हैं कि मणिहारी दुकान जानो भाई। मणिहारी दुकान मतलब जहां चूड़ियां मिले। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि लाख से बनी चूड़ियों को बोलते क्या है, कहते क्या है। ये 1000 बार पूछा गया है। तो लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं राजस्थान में। क्या बोलते हैं? मोकड़ी। क्या बोलते हैं? मोकड़ी। बिल्कुल ध्यान रखना, ये 1000 बार पूछा गया है। ये मोकड़ी आभूषण के रूप में भी पूछ सकते हैं कि मोकड़ी कहाँ का आभूषण है। तो मोकड़ी चूड़ी है, और चूड़ी कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। तो लाख से बनी चूड़ियां क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, लाख कला जयपुर की प्रसिद्ध है, और लाख का कार्य करने वाले मणिहारा कहलाते हैं। और जयपुर के आज भी एक कलाकार है जिनका नाम है अयाज मोहम्मद, और अयाज मोहम्मद जो है वो इस कला के लिए आज भी प्रसिद्ध है। और जयपुर में इस कला को अगर संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया है, तो सीधी सी बात है, जयपुर में कला के क्षेत्र में आपको 2 ही नाम मिलेंगे, एक मान सिंह प्रथम और दूसरा राम सिंह द्वितीय। तो इस कला को जयपुर में जो संरक्षण प्रदान किया वो राम सिंह द्वितीय ने किया। किसने किया? राम सिंह द्वितीय ने किया। तो बस 3-4 बातें ध्यान रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट, मोकड़ी। मोकड़ी लाख से बनी चूड़ियां। परिभाषा, लाख से कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला। लाख का कार्य करने वाले लखारा या मणिहारा कहलाता है। लाख से बनी चूड़ियों को, ये सब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। ये 1000 बार पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर देना। मोकड़ी क्या है? ये वैसे राजस्थानी शब्दावली जो सीताराम लाड़स की हम शब्दकोश पढ़ते हैं उनमें एक शब्द ये भी है। और पूछते हैं बिनोटा क्या है? तो दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है उसको बिनोटा कहते हैं, लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। ठीक है। ओलंदी क्या है? बहुत सारे नाम। ओझण क्या है? ठीक है ना। मुगदना क्या है? ये पूछे गए हैं कई बार। तो ये राजस्थानी शब्दावली है। वैसे अपने शब्दावली है नहीं तो इतना लोड अपने लेना नहीं है, और है भी तो ये तो सिर्फ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख शब्द अपन पढ़ ही नहीं सकते। ये तो सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तो कहीं सुनने को मिले तो अपन कर सकते हैं, बाकी तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई भी शब्द आएगा तो उसका उत्तर तो अपन को देखना पड़ेगा। ये मोकड़ी कहा जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार लिख देते हैं। प्रसिद्ध कलाकार, अयाज मोहम्मद, ये है जयपुर। हाँ, जयपुर में संरक्षण किसने प्रदान किया? तो ध्यान रखना, संरक्षण प्रदान किया राम सिंह द्वितीय द्वारा। राम सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इसने सिर्फ कला के क्षेत्र में ही कार्य किया और कई निर्माण कार्य भी करवाए, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ये जो क्षेत्र था, ये आपकी लाख कला जो है वो किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। जयपुर से एक कला और है पेपर मेसी या कुट्टी कला।
पेपर से जो है कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, पेपर मैशी कला। पेपर मैशी कला, या इसको कहा जाता है कुट्टी कला। कुट्टी कला, पेपर मैशी कला या कुट्टी कला क्या होती है? आपने कभी सोचा है कि हम कागज जब रद्दी हो जाता है तो उसका अंतिम रूप से प्रयोग क्या होता है? पुट्ठे बनते हैं, वो भी कागज के बनते हैं, और पुट्ठों से कलात्मक वस्तुएं बनती हैं। अखबार बेचते हैं अपन, लोहाड़े को अखबार ले जाता है, वो पुट्ठे भी ले जाता है। इन रद्दी अखबारों को वापिस जो है इनको टुकड़े टुकड़े करके और उच्च तापमान पर गलाया जाता है और इनकी लुगदी बनाई जाती है। फिर उस लुगदी को जोर से पीटा जाता है, पीट कर उसको थोड़ा गाढ़ा बनाया जाता है, और फिर उस गाढ़ी लुगदी से जो है कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं कुट्टी कला। मतलब कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो कला है उसको हम क्या बोलते हैं? पेपर मैशी कला या कुट्टी कला। ये मूल रूप से तो जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर के अलावा पूछे तो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की भी प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो लिख देते हैं। परिभाषा याद रखनी, इसमें और कुछ आपको याद रखना नहीं है। रद्दी कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला। तो ये आपकी हो जाएगी पेपर मैशी कला या कुट्टी कला। एक आपके हैं तबक या बरक या वर्क, एक चीज होती है। क्या होती है? हम कह सकते हैं सोने का एक पतरा होता है। पतरा समझते हैं ना, पत्थर। तो उसमें होता क्या है कि सोने को जो है या चांदी को, मुख्य रूप से चांदी, हाँ सोना नहीं, चांदी का होता है। चांदी के टुकड़ों को जो है हिरण की खालों के बीच में रखा जाता है और फिर इसको कूटते हैं जोर जोर से, तो वो टुकड़ा जो है फैलता जाता है और परत बन जाती है, पतरा बन जाता है कागज के समान। जैसे इतना पतरा बन गया। फिर इस पतरे में से क्या करते हैं? उस अलग अलग डिजाइन की जो है चित्रकारी करके उसको काट लेते हैं। तो इस कला को बोलते हैं अपन तबक कला या वर्क बोलते हैं, कहीं कहीं इसको वर्क भी कहा जाता है, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ये सवाई जयसिंह के समय प्रसिद्ध मानी जाती है। और इस तबक बनाने के जो कारीगर हैं, जयपुर में एक स्थान है पन्नीगर स्थान, मतलब पन्नीगरों का एक मोहल्ला है, और पन्नीगर जो है आज भी तबक या बर्क या वर्क बनाने का कार्य करते हैं। तो तबक, वर्क या वर्क ये क्या होती हैं? ये अपन लिख देते हैं। तबक या बर्क या वर्क कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, जयपुर की। परिभाषा क्या है? चांदी के टुकड़ों को हिरण की खाल में रखकर पीटते हैं, जिससे वह टुकड़ा एक पत्थर बन जाता है। पत्थर का मतलब उसको हम क्या कहते, टिन जो होते हैं ना, पत्थर मतलब चद्दर, सपाट बन जाता है। उसे तबक कहा जाता है। उसे तबक कहा जाता है। ठीक है ना। इसके कारीगर जयपुर में पन्नीगर कहलाते हैं। यह भी ध्यान रखना, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर की हमने कुछ कलाएं जो हैं वो पढ़ी आज। बहुत सारी कला जयपुर से संबंधित हैं।
नमस्कार।